Welcome everyone to today evening's Value Talk. We have with us Jiten Chaudhary, who is a very accomplished personal financial advisor. He is well qualified and with a uh, huge experience of 17 years working with clients across corporates, PSUs, and the Indian Armed Forces. And I had already shared his profile with every one of you. Just to remind that he is a BCom honors, MBA Finance, SEBI registered investment advisor, MFI qualified, IRDA qualified, and also qualified as a finance goal-based finance professional and qualified from the Reliance Finance Academy. So he has with him education and experience both. We invite him today for sharing with us his knowledge about the different kind of funds which are offered by the mutual fund industry to investors. Welcome on board, Jiten. So good evening to the audience and good evening to you as well. आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज तो जहां से इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की स्टार्ट होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड की हम पहले उन कैटेगरीज को समझने की कोशिश करेंगे. मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो ऑब्जर्व किया है वहां पर जितने पोर्टफोलियोज या जितने इन्वेस्टर्स को मैं मिलता हूँ ज्यादातर उनके पोर्टफोलियोज रिटर्न ड्रिवन होते हैं. मतलब दे फोकस ऑन रिटर्न्स रादर देन लुकिंग एट कैटेगराइजेशन एंड देयर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स. तो आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ये कैटेगरीज क्या होती हैं, इन कैटेगरीज से रिलेटेड जो निटिग्रिटीज हैं, जो बेसिक से कुछ पॉइंटर्स हैं, उनको कैसे ध्यान में रखा जा सकता है और उनको ध्यान में रख के अपनी इन्वेस्टमेंट को और कैसे थोड़ा सा मतलब फ्रूटफुल बनाया जा सकता है. तो Right. जी तो थोड़ा सा आप ही बताएं, जैसे मतलब एज द टॉपिक सजेस्टेड, व्हाट आर दीज लार्ज कैप फंड्स एंड मिड कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स, फ्लेक्सी फंड्स वगैरह. मतलब ये वैसे तो बहुत ब्रॉडली समझ आता है, बट अगर आप इसकी थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो हमें और बेटर. दैट्स द आइडिया, वी वांट टू गेन फ्रॉम योर एक्सपर्टीज. तो बेसिकली सेबी ने क्या किया है कि इन्वेस्टर को थोड़ा सा एजुकेट करने के लिए इन कैटेगरीज को बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया है. तो जैसे कि आप नाम से पढ़ते हैं या नाम को देखते हैं उसी नाम के अकॉर्डिंग उनका पोर्टफोलियो भी अलाइंड होता है. जनरली अगर आप बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड को दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है. एक उनके मार्केट कैप के बेसिस पे और दूसरा उनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बेसिस पे. तो अगर मार्केट कैप के मिक्स के बेसिस पे बात करें तो फंड्स आ जाते हैं जैसे लार्ज कैप कैटेगरी हो गई, मिड कैप कैटेगरी हो गई, स्मॉल कैप हो गई, मल्टी कैप हो गई. तो इनके नाम से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो पोर्टफोलियो बनाया जा रहा है उसको अलग अलग कंपनीज के मार्केट कैप के बेस पे कैटेगराइज करके और उनके बेसिस पे पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करके बनाया जाता है. जैसे लार्ज कैप फंड्स की बात करें तो ये प्योरली इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा है. मार्केट कैप का मतलब हो गया उनका जो फ्लोट है, कितने उनके शेयर, कितनी मार्केट वैल्यू उनकी, द नंबर ऑफ शेयर्स विच आर देयर इन द मार्केट टू बाय एंड सेल. तो वो कितना क्वांटिटी में या किस वॉल्यूम में मार्केट में ट्रेड हो रहा है उसके बेसिस पे पोर्टफोलियो बनाया है. तो लार्ज कैप फंड बेसिकली टारगेट करते हैं इंडिया की टॉप 100 कंपनीज को. तो इनका ऑलमोस्ट फंड मैनेजर का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो भी पैसा उसके पास एक्यूमुलेट हो रहा है उसमें से ऑलमोस्ट मतलब एटलीस्ट 80% पैसा इन टॉप 100 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट हो. बाकी बचा हुआ 20% पैसा वो चाहे तो मिड कैप में, स्मॉल कैप में या कोई अदर एसेट क्लास में भी डाल सकता है. बट मैंडेट इज कि एटलीस्ट 80% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में जाना चाहिए. दिस मैंडेट इज बाय सेबी. दिस मैंडेट इज बाय सेबी. ऑब्वियसली द रेगुलेटर हैज डिसाइडेड दिस काइंड ऑफ अ मिक्स के अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी की बात कर रहे हो और लार्ज कैप पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो तो आपका मेजोरिटी पैसा ऑलमोस्ट 80% जो है, मतलब एटलीस्ट 80% आपका लार्ज कैप यानी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट होना चाहिए. अगर आप मिड कैप कैटेगरी मैनेज कर रहे हो तो मिड कैप में आपका 65% एटलीस्ट आपका मिड कैप कंपनीज में जो 101 से लेके 150 कंपनीज है, मतलब पहली 100 को छोड़ दे उसके बाद जो 101 से लेके 150 कंपनीज है, 150 नंबर तक उसको टारगेट करती है. मतलब 100 से लेके 250 तक, सॉरी करेक्शन, अगली 150 कंपनियों को टारगेट करते हैं. तो पहले 100 लार्ज कैप हो गए, उससे अगली जो 150 कंपनियां हैं फ्रॉम 101 टू 250 वुड बी मिड कैप्स. तो ऑलमोस्ट 65% जो पैसा है वो इन मिड कैप कंपनीज में जाता है. बाकी बचा हुआ 35% जो है वो लार्ज कैप में जा सकता है, स्मॉल कैप में जा सकता है, या अगर चाहे तो वो किसी और अदर एसेट क्लास में भी डाल सकते हैं. जैसे
थोड़ा बहुत कैश में रख सकते हैं, लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल सकते हैं, तो वो मैंडेट उनके ऊपर है कि वो बाकी 35 के साथ कुछ भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 65% मिड कैप में होना चाहिए। सिमिलरली स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें, जो सबसे एग्रेसिव कैटेगरी मानी जाती है, उसमें भी यही मैंडेट है कि 65% पैसा जो पहली अगर आप 250 कंपनियों को छोड़ दें, 100 कंपनियां जो लार्ज कैप है, 150 कंपनियां जो मिड कैप है, उसके बाद जो 251 कंपनी आ जाती है, वहां से लेके एंड तक जितनी कंपनी लिस्टेड है, जैसे अगर एनएससी की बात करें तो एनएससी पे तकरीबन 1641 कंपनियां लिस्टेड है, बीएससी के ऊपर तकरीबन 5200 कुछ कंपनियां लिस्टेड हैं। तो अगर पहली 250 को छोड़ दें, उसके बाद जो कंपनियां लिस्ट में रह जाती हैं, सब स्मॉल कैप की कैटेगरी में आ जाती है। तो फंड मैनेजर उनमें से किसी में भी अपना एटलीस्ट 65% पैसा डालेगा और पोर्टफोलियो बनाएगा, तो स्मॉल कैप कैटेगरी में आ लार्ज, मिड और स्मॉल आपने बताया, और ये मल्टी कैप क्या होते हैं जितेंद्र? जाएगा। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के पोर्टफोलियो जब बनाया जाता है तो उसको मल्टी कैप कहते हैं। मल्टी कैप के अंदर मैंडेट होता है 25-25% तो तीनों में होना चाहिए, 25% लार्ज कैप एटलीस्ट, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप। तो अगर हम तीनों का टोटल करें तो 75% हो जाता है। बाकी बचाओ 25% किसी भी मार्केट कैप में जा सकता है या मिक्स में जा सकता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं तो 25% लार्ज कैप होना चाहिए, 25% मिड कैप होना चाहिए, 25% स्मॉल कैप होना चाहिए। बाकी बचा हुआ 25% इज एट हिज डिस्क्रिशन, वो कहीं भी डाल सकता है उसको। सारा का सारा लार्ज कैप में भी डाल सकता है, मिड में भी डाल सकता है, स्मॉल में भी डाल सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन में डाल सकता है। तो 25% उसके लिए फ्लेक्सिबल है, वो कहीं भी जा सकता है। ओके, सो जैसे मल्टी कैप जो है वो इट्स काइंड ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल, और रादर टू से get the best of all three things. Yes, because when you get into a single category or single market cap kind of a portfolio, there are certain restrictions. So, for example, मान लीजिए एक मार्केट में ऐसा टाइम है जहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा कर रहे हैं, लार्ज कैप कहीं ना कहीं स्टेबल है, स्टेगनेंट है, उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे। मार्केट में रैलीज चलती हैं, कभी लार्ज कैप कंपनी बहुत अच्छा करती है, कभी मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत अच्छा करती है। तो अगर मान लीजिए आपने सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया है और उस टाइम पे रैली चल रही है मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो आपका फंड मैनेजर चाह के भी अपना एक्सपोजर उधर नहीं बढ़ा पाएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो ना इनफ्लेक्सिबल हो जाता है इस तरीके के इवेंट्स में। इसलिए जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप कुछ भी नहीं छोड़ते, आप थोड़ा सा लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ मिड कैप में डालते हैं, कुछ स्मॉल कैप में भी डालते हैं, कुछ मल्टी कैप में भी डालते हैं। तो आप हर कैटेगरी को कवर करने की कोशिश करते हैं उनके रिस्पेक्टिव अच्छे म्यूचुअल फंड्स को टारगेट करके। तो ये जो मैंने आपको कैटेगराइजेशन बताया, ये बेसिकली है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप के। मार्केट कैप के बेसिस पे पोर्टफोलियो डिफाइन किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। उसी उसके बेसिस पे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने टाइम होराइजन को मैच करके अच्छे फंड को आइडेंटिफाई करके फिर उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कई बार जो कुछ गलतियां होती हैं हमारे को पोर्टफोलियो बनाते हुए, बेसिकली हमसे नहीं बट जो लोग अपने आप करने की कोशिश करते हैं, वो अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को ना ध्यान में रखते हुए, अपने टाइम होराइजन को नया ध्यान में रखते हुए ये देखते हैं कि किस फंड का रिटर्न सबसे अच्छा है। अब रिटर्न सबसे अच्छे में कई बार क्या होता है कि क्लाइंट ना या इन्वेस्टर जो है वो उस तरीके के फंड्स को चूज कर लेता है जो उनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल को या ऑब्जेक्टिव को मैच नहीं कर रहा होता है। से फॉर एग्जाम्पल स्मॉल कैप एक ऐसी कैटेगरी है जो बहुत एग्रेसिव है। एग्रेसिव इन द सेंस कि छोटी कंपनी में पैसा जाता है और वो छोटी कंपनियां मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से ज्यादा ऊपर और ज्यादा नीचे जाती है। तो रिटर्न वाइज भी जब मार्केट बहुत अच्छा कर रहा होता है तो रिटर्न उनका बहुत अच्छा दिखाई देता है, बट जब मार्केट गिरती है तो वो उतना ही ज्यादा ब्लीड भी करते हैं पोर्टफोलियो जो स्मॉल कैप में ज्यादा इन्वेस्टेड होते हैं। तो अब हमने मान लीजिए रिटर्न के बेसिस पे फैक्टर इन किया और फंड चूज कर लिया स्मॉल कैप, बट स्मॉल कैप के लिए आइडल टाइम होराइजन है 10 साल प्लस का। आपने अपना 5 साल वाला पैसा 10 साल वाले फंड में डाल दिया और 5 साल बाद जब आप विड्रॉ करने गए तब पता चला मार्केट अच्छी कंडीशन में नहीं थी, कहीं ना कहीं अपने डाउनफॉल में चल रही थी, तो आपका हो सकता है उस टाइम पे कैपिटल भी इरोड हो रखा हो। तो हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेरा या हमारा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा टाइम होराइजन क्या है उस इन्वेस्टमेंट के साथ, और क्या ये चीजें मैच कर रही हैं जिस फंड को हम सिलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए। इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको एक वन पेजर शेयर करता हूँ, उससे काफी क्लैरिटी मिलेगी ये समझने में कि जब आप कोई भी फंड या कैटेगरी को टारगेट करते हैं तो उससे रिलेटेड क्या आपको चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। Please, लेट मी जस्ट please. शेयर माय स्क्रीन विद यू। जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्लासिफिकेशन होता है दो बेसिस पे होता है, एक होता है मार्केट कैप मिक्स के बेसिस पे, दूसरा इन्वेस्टमेंट स्टाइल। अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो मार्केट कैप के बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो मार्केट कैप के बेसिस पे बेसिकली ये 5 कैटेगरीज निकल कर आती हैं।
जैसे हमने अभी बात करी तो लार्ज कैप में एटलीस्ट 80% जो है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, यानी इंडिया की टॉप 100 कंपनीज। इसके लिए आइडल टाइम होराइजन, अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका आइडल टाइम होराइजन शुड बी 4 to 5 years। अगर आप 4-5 साल के लिए स्टे पुट रह सकते हैं, उस फंड के अंदर इन्वेस्टेड रह सकते हैं, तो आपको लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न जनरली 12 से 15% के बीच में रहता है। जो हिस्टोरिकल रिटर्न या पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो 12 से 15% इस कैटेगरी के फंड जनरली रिटर्न दे जाते हैं। और ये सुटेबल है उन लोगों के लिए जिनका टाइम होराइजन 4 से 5 साल का है, और जिनको ना इक्विटी इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, जो ये नहीं चाहते कि मुझे स्मॉल कैप या मिड कैप जैसे ज्यादा एग्रेसिव फंड्स में नहीं जाना है, मेरे को इंडिया की टॉप 100 कंपनीज जो लिस्टेड कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करना है, एंड आई एम बेटर ऑफ विद 12 to 15% रिटर्न, आई एम नॉट टारगेटिंग हायर देन दैट। क्योंकि जैसे ही आप रिटर्न का टारगेट बढ़ाते हैं तो आपका एक्सपोज रिस्क भी बढ़ जाता है। दूसरी कैटेगरी आ गई मिड कैप, जिसमें 65% एटलीस्ट जाता है मिड कैप स्टॉक्स में, 100 तक भी जा सकता है, बट आइडियली 65 तो होना चाहिए। बाकी बचा हुआ 0 से 35, मतलब 35% के आसपास लार्ज कैप, स्मॉल कैप या अदर एसेट क्लासेस में जा सकता है। फॉर मी, अगर आप मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टाइम होराइजन 7 से 10 साल का होना चाहिए। अगर आप 7 से 10 साल रुक सकते हैं, मतलब मिनिमम 7 years एंड आइडियली 10 years, देन यू शुड गेट इनटू अ मिड कैप स्पेसिफिक फंड। रिटर्न लार्ज कैप से थोड़ा सा बढ़ जाता है, वहां 12 से 15 था तो यहाँ 15 से 18 हो जाता है। टारगेट इनका जो है वो नेक्स्ट 150 कंपनियां हैं, पहली 100 लार्ज कैप हो गई, उससे अगली जो 150 कंपनियां हैं उनको ये लोग टारगेट करते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉडरेटली हायर रिस्क लेके हायर रिटर्न जनरेट करते हैं कंपेयर टू दी लार्ज कैप कैटेगरी। तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ा तो थोड़ा सा रिटर्न भी बढ़ गया, तो आपका टाइम होराइजन भी थोड़ा लंबा होना चाहिए इसके लिए। आप 4 साल का पैसा, 5 साल का पैसा मिड कैप में डाल के, हो सकता है वो बैकफायर कर जाए आगे चल के। तीसरी कैटेगरी जो इन तीनों में सबसे ज्यादा एग्रेसिव मानी जाती है वो है स्मॉल कैप, क्योंकि छोटी कंपनियों में जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम है उसके अंदर पैसा डाला जाता है। एटलीस्ट 65% पैसा स्मॉल कैप में जाता है। बाकी बचा हुआ 35% लार्ज, मिड और अदर एसेट क्लासेस में जा सकता है फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन पे। आइडली अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका टाइम होराइजन 10 साल प्लस का होना चाहिए। अगर 10 साल से कम का है तो आप कहीं ना कहीं अपने रिस्क को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब मार्केट वॉलेटाइल होती है या करेक्शन में जाती है तो स्मॉल कैप कैटेगरी को सबसे ज्यादा टाइम लगता है अपने आप को वापस रिकवर करने में। तो आपका टाइम होराइजन लंबा होगा तो रिकवरी हो जाएगी। अगर आप छोटे टाइम होराइजन का पैसा, कम कम उसका पैसा टाइम के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो हो सकता है आप रिकवरी ना कर पाए अपनी कैपिटल की। आइडियली इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रहता है वो 18 से 22% के बीच में रहता है। इनका टारगेट होता है पहली 250 कंपनियां जो लिस्टेड है उनको छोड़ के बाकी बची हुई जितनी कंपनियां लिस्टेड है एनएससी और बीएससी पे। कंपैरेटिवली हायर रिस्क ले रहे हैं तो रिटर्न ज्यादा जनरेट होता है। पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। आप बहुत ज्यादा एक्सपोजर स्मॉल कैप में सिर्फ रिटर्न को ज्यादा की वजह से नहीं ले सकते कि हाँ ये मेरे को सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो मैं अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा ज्यादा स्मॉल कैप डाल के रख लूँ। ये बैकफायर कर जाता है कई बार ज्यादा एग्रेशन की वजह से। इसके बाद एक कैटेगरी आती है जिसमें लार्ज और मिड को मिक्स कर दिया जाता है। 35% एटलीस्ट लार्ज कैप में जाता है और 35% ही एटलीस्ट मिड कैप में जाता है। तो तकरीबन 70% इन दोनों के बीच में जाके बाकी बचा हुआ 30% कहीं भी जा सकता है। वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी जा सकता है या अदर एसेट क्लास में जा सकता है। फॉर लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड्स योर टाइम होराइजन इज 5 to 7 years। तो कम से कम 5 साल का आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड होना चाहिए। 7 साल तक सस्टेन करेंगे तो और अच्छा है पोर्टफोलियो के लिए। रिटर्न इज बिटवीन 14 to 16%। तो अगर आप 14 से 16% के बीच कुछ टारगेट करके चल रहे हैं तो ये कैटेगरी अच्छी है, क्योंकि टॉप 250 कंपनीज को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। तो जितने बड़े बड़े ब्रांड्स, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसमें जिसका आपने नाम सुना है, जिनके बिजनेसेस को आप जानते हैं, कहीं ना कहीं वो इनके पोर्टफोलियो में होते हैं। मल्टी कैप हम बात कर चुके हैं, 25-25% तीनों मार्केट कैप में डाला जाता है, लार्ज, मिड एंड स्मॉल। बाकी बचा हुआ 25% कहीं भी जा सकता है। इट कैन गो इनटू लार्ज कैप, इट कैन गो इनटू मिक्स ऑफ लार्ज, मिड एंड स्मॉल। दैट 25% इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंड मैनेजर। वो जो करना चाहे उस 25 के साथ कर सकता है, बट फिक्स मैंडेट है कि 25 तो इनमें एटलीस्ट तीनों कैटेगरीज में पहले डाले, बाकी 25 के साथ कुछ भी करे। टाइम होराइजन है 7 to 10 years, 7 से 10 साल का कम से कम इसका होल्डिंग या इन्वेस्टमेंट पीरियड रखना चाहिए। 15 to 18% का एवरेज रिटर्न पर एनम निकाल देता है। अच्छी बात यह है कि ये आपको तीनों ही यूनिवर्स का बेनिफिट देता है। इसमें लार्ज भी है, मिड भी है, स्मॉल भी है। तो आपको अलग अलग तीनों पोर्टफोलियोज नहीं बनाने पड़ते, आप एक ही पोर्टफोलियो से तीनों चीजों का फायदा ले सकते हैं। लार्ज का भी, मिड का भी और स्मॉल का भी, तीनों में एक्सपोजर होता है।
Right. दिस इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट मिक्स। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि जो हमने दूसरा स्टाइल की बात करी, इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बेसिस पे कौन से फंड्स होते हैं। तो बेसिकली ये अगर आप जो कैटेगरी देख रहे हैं, ये सारे ही कहीं ना कहीं मल्टी कैप टाइप के फंड्स होते हैं, बट इनका एक थीम होता है, इनका एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे अगर पहली कैटेगरी की बात करें तो दीज फंड्स आर कॉल्ड डिविडेंड यील्ड फंड्स। अब डिविडेंड यील्ड फंड में फंड मैनेजर क्या करता है, ये उन कंपनीज को टारगेट करता है जिनका डिविडेंड यील्ड जो है, यानी डिविडेंड देने की जो क्षमता है वो ज्यादा होती है बाकी कंपनी से। तो जिन कंपनियों का डिविडेंड यानी प्रॉफिट मेकिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिनका डिविडेंड हर साल अच्छा आ रहा होगा, ये उन कंपनीज को टारगेट करते हैं और उसमें कम से कम 65% अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो जिन क्लाइंट्स का या जिन इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो नेक्स्ट लेवल पे होता है, नेक्स्ट लेवल इन द सेंस जिनके पास ऑलरेडी लार्ज कैप है, मिड कैप है, मल्टी कैप है, they can go for these kind of dividend yield funds which can add to the diversification of the portfolio। आपके पास एक ऐसी कैटेगरी आ जाती है जहां पे जो फोकस पोर्टफोलियो मतलब पोर्टफोलियो का या फंड मैनेजर का फोकस है वो ऐसी कंपनीज पे जिनका प्रॉफिट पोटेंशियल ज्यादा है और डिविडेंड देने की कैपेसिटी ज्यादा है। द नेक्स्ट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टाइल इज वैल्यू। ये कहीं ना कहीं वॉरेन बुफे के स्टाइल को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को, जहाँ पे ये अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पिक करते हैं। तो इनका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहता है कि ऐसे स्टॉक्स को उठाया जाए जो किसी रीजन की वजह से आज की डेट में अंडर वैल्यूड हैं, कोई न्यूज की वजह से है, कोई इवेंट की वजह से है, या कोई ऐसा कुछ हुआ है पिछले कुछ महीनों के दौरान में कि आज की डेट में उनकी जो मार्केट प्राइस है वो अपनी वैल्यू से नीचे है। तो अगर इनको लगता है कि अंडर वैल्यूड है और आज उठा के आगे चल के प्रॉफिट दे सकता है, तो ये ऐसी स्टॉक पिकिंग करके अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। ये इस कैटेगरी के साथ भी आइडियली आपका टाइम होराइजन 7 ईयर प्लस का होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये अंडर वैल्यू स्टॉक थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं रिटर्न देने में, बट जब ये अपने ग्रूव में आते हैं तो 15-18% का एवरेज रिटर्न इस पोर्टफोलियो से निकल जाता है। The third category is focus fund. This is one of the very good categories because यहाँ पे बड़ा ना फोकस पोर्टफोलियो बनाया जाता है। यहाँ पे 50, 60, 100 कंपनियों का पोर्टफोलियो नहीं होता। मैक्सिमम दे कैन गो अप टू इज 30। तो 30 अच्छी कंपनियां पिक की जाती हैं और इस 30 कंपनियों का ही पोर्टफोलियो बना के उसमें 65% एटलीस्ट पैसा डाला जाता है। दिस कैन गो अप टू 100% ऑल्सो, बट मिनिमम मैंडेट इज 65% पैसा इन 30 कंपनी में जाना चाहिए। अब 30 कंपनी होने की वजह से बड़ी फोकस्ड अप्रोच होती है। एक फंड मैनेजर बहुत फोकस होकर उन 30 कंपनीज को मैनेज कर सकता है। बहुत ज्यादा खिचड़ी देखने को नहीं मिलती है कि हर कैटेगरी का हर इंडस्ट्री की कंपनी उठा रखी है, उसमें से 10% काम कर रही है, 90% रिटर्न नहीं दे रही है। यहाँ पे बहुत फोकस्ड काम है। 30 कंपनियां हैं, अगर 30 को 31 करना है तो नहीं कर सकते, 29 करना है तो नहीं कर सकते। अगर उनको लगता है किसी और स्टॉक को इंक्लूड करना है तो किसी एक को निकालना पड़ेगा, तब दूसरे को डाल सकते हैं। सो मैक्सिमम दे कैन गो अप टू इज 30, 31 नहीं कर सकते ये चाह के भी। इसका भी आइडियल टाइम हो जाता है 7 to 10 ईयर्स, क्योंकि इसमें लार्ज मिड स्मॉल कुछ भी हो सकता है पोर्टफोलियो के अंदर। इसमें कोई ऐसा फिक्स मैंडेट नहीं है कि आपको सिर्फ लार्ज ही रखना है या सिर्फ मिड ही रखना है। दिस कैन बी अ कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल द 3 मार्केट कैप्स। 15 से 18% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कैटेगरी से। सो वंस योर पोर्टफोलियो इज इन द शेप वेयर इन आपके पास ऑलरेडी लार्ज कैप है, मिड कैप है, थोड़ा सा स्मॉल कैप है, आप और डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो फोकस फंड ऐड किया जा सकता है पोर्टफोलियो के अंदर। The second last category as per the investment style is sectorial and thematic funds। जैसा कि नाम ही बता रहा है, सेक्टोरियल और थीमेटिक, ये किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर को फोकस करते हैं या एक स्पेसिफिक थीम को फोकस करते हैं। अब सेक्टर और थीम में फर्क क्या है? सेक्टर एक स्पेसिफिक सेक्टर हो सकता है, जैसे फार्मा हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, सीमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, बैंकिंग हो गया। तो अगर स्पेसिफिक सेक्टर को फोकस कर रहा है और उसी सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है तो सेक्टोरियल फंड हो गया। थीमेटिक हो गया जैसे किसी थीम के साथ आया, जैसे रूरल इंडिया एक थीम आया था अभी बीच में, वहां पे उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की जा रही थी जो कहीं ना कहीं रूरल इंडिया को या रूरल सेक्टर को टारगेट करके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज रूरल सेक्टर को प्रोवाइड करते हैं। या जैसे एक थीम आया था कुछ टाइम पहले एनर्जी सेक्टर का, जिसमें थीम वाज टू इन्वेस्ट इनटू एनर्जी सेक्टर, एनर्जी एंड पावर। तो इस तरीके के थीम्स के साथ आते हैं फंड, एग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि स्पेसिफिक थीम को पकड़ के या सेक्टर को पकड़ के चल रहे हैं। अगर वो थीम नहीं चली या वो सेक्टर ने कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर गया तो फिर रिटर्न सेक्रीफाइस हो जाते हैं। तो ये बहुत एग्रेसिव माने जाते हैं। इनफैक्ट स्मॉल कैप से भी ज्यादा एग्रेसिव सेक्टोरियल फंड्स को माना जाता है कि अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सेक्टोरियल में कर रहे हैं तो आउट ऑफ द टू सेक्टोरियल आर मोर एग्रेसिव। तो उसमें रिस्क रिटर्न दोनों ही चीजें ज्यादा और हो सकती है, मतलब रिस्क भी ज्यादा हो सकता है तो कंपैरेटिवली रिटर्न भी ज्यादा हो सकता है।
सबसे लास्ट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टाइल इज ईएलएसएस फंड। ये जनरली इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम होती हैं जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके टैक्स सेविंग भी ले लेते हैं। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अपना टैक्स बचाना है और मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 80C सेक्शन के अंडर, तो आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करके वो बेनिफिट ले सकते हैं। आप जितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे अप टू मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज कम्स अंडर सेक्शन 80C और वो आपको टैक्स बेनिफिट देता है। इस तरीके के स्कीम्स के अंदर या फंड्स के अंदर 3 साल का लॉक इन होता है, तो आप 3 साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकते। 3 साल के बाद आपके विश होती है यू वांट टू कीप इट देयर, यू कैन कीप इट देयर, यू वांट टू विड्रॉ, यू कैन डू दैट। 3 साल के बाद लिक्विड हो जाता है, आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं, निकालना चाहे निकाल सकते हैं, रखना चाहे रख सकते हैं आप। और इस कैटेगरी से जो आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो 12 से 15 के बीच में कर सकते हैं। ये भी मल्टी कैप टाइप की कैटेगरी होती है। इसमें भी जो पोर्टफोलियो बनाया जाता है वो मिक्स ऑफ लार्ज कैप, मिड एंड स्मॉल होता है। तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड अप्रोच लेके लिया जाता है इस तरीके के पोर्टफोलियोज में। लास्ट चीज जो मैं शेयर करना चाहूंगा ऑडियंस के साथ वो है आपका रिटर्न और रिस्क का एक मैट्रिक्स। तो अगर आप इसको ग्राफ को देखेंगे तो ये आपके रिस्क का और रिटर्न का एक आपको एक कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कि कितना रिस्क किस फंड में होता है तो रिटर्न का क्या पोटेंशियल होता है। तो लार्ज कैप जो है वो कंसिडर किए जाते हैं लो रिस्क एंड कंपैरेटिवली डिसेंट रिटर्न्स। जैसे जैसे आप कैटेगरीज में आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे लार्ज टू मिड कैप में जाएंगे तो रिस्क भी बढ़ रहा है, रिटर्न भी बढ़ रहा है। एंड इन दिस ग्राफ यू कैन इजीली सी दैट सेक्टोरियल एंड थीमेटिक फंड्स आर कंसीडर्ड टू बी दी हाईएस्ट रिस्क। तो आप जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपको इनका मिक्स रखना पड़ता है। आप सिर्फ एक स्पेसिफिक कैटेगरी या एक स्पेसिफिक फंड के ऊपर फोकस करके पोर्टफोलियो नहीं बना सकते हैं। आपको मिक्स बना के ही कहीं ना कहीं इस रिस्क और रिटर्न का एक ऑप्टिमम मिक्स रखना पड़ता है। So this is from my side, and I think this clears most of the things. Quite a lot. अब मेरे आपसे इसमें दो सवाल है। जी एक तो मैं लार्ज कैप की बजाय सिंपली निफ्टी इंडेक्स क्यों ना खरीदूं? वो भी तो टॉप 50 हो गया ना मेरे। जी बिल्कुल कर सकते हैं, बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो पैसिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट करने का है या एक्टिवली मैनेज करने का है। तो लार्ज कैप जो है वो एक्टिवली। हाँ जी। बट लार्ज कैप में आपने टॉप 100 किया जी और निफ्टी 50 टॉप 50 हो जाएगा। सो मेरे को दैट इज आई मीन मैंने वो 50 कंपनीज ली, मेरा डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया, जी मेरा कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट भी कम है। एंड सिंस निफ्टी 50 इज अ डायनेमिक इंडेक्स, अगर कोई कंपनी उससे ड्रॉप आउट होती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी कंपनी उसमें आ जाती जी है। बिल्कुल। जी आप So it kind of satisfies the requirement of large cap wala, and it can still be invested. I mean, see, it does, and in fact, I would suggest, and it is a suggestion for all the clients as well. I put index fund into the portfolio. Index fund होना चाहिए, but आप straight away large cap category को index fund से replace नहीं कर सकते। उसका reason है, being a developing economy, there's still a potential of generating higher returns. तो कई बार क्या होता है, फंड मैनेजर अगर अच्छा है और उसने अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है, विद हिज स्किल्स ही कैन जनरेट हायर रिटर्न्स। तो वो अल्फा जो जिसे कहते हैं दी पोटेंशियल ऑफ अ फंड मैनेजर टू जनरेट हायर रिटर्न्स देन द मार्केट। अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते तो आप कुछ नहीं करते हो, पैसे फंड है, जो कॉम्पोजिशन निफ्टी का है, जो बीएससी का है, उसी कॉम्पोजिशन में इन्वेस्ट कर दिया पैसिवली। जैसे जैसे इंडेक्स करेगा वैसे ही आपका रिटर्न उस हिसाब से आएगा। बट अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो आपके पोर्टफोलियो का पार्ट है और फंड मैनेजर अच्छे तरीके से काम करता है, टाइमली बाय एंड सेल करता है, टाइमली पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके अपना क्या कहते हैं चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करता है अपनी पूरी प्रॉपर रिसर्च को यूज करके, तो हो सकता है वो 1-8% एक्स्ट्रा जनरेट कर पाए। तो ऐसा नहीं कि आप इंडेक्स फंड रखेंगे या सिर्फ इंडेक्स फंड रख के ही पोर्टफोलियो लार्ज कैप को रिप्लेस कर लेगा। लार्ज कैप भी होना चाहिए, इंडेक्स फंड भी होना चाहिए, दोनों चीजें होना जरूरी है पोर्टफोलियो में। okay. So if I understand you correctly, आप ये बोल रहे हैं कि लार्ज कैप जो है वो अगर प्रॉपरली मैनेज्ड हो तो इंडेक्स फंड से भी 1-2% बेटर रिटर्न्स दे सकता है। जी बिल्कुल। दूसरा मेरा सवाल ये था, जो आपने ELSS के बारे में बताया। जी So ELSS is actually the same kind of investment. It invests into a similar category of businesses, but क्योंकि उसमें 3 साल का लॉक इन है, therefore it qualifies for tax saving. राइट।
So because of that 3-year lock-in, other than that, the safety aspects, the investment objective, etc., are same. Absolutely similar. So basically the difference is पहला तो since it has a lock-in of 3 years जो आपने बताया अभी एग्री किया इस चीज पे कि 3 साल का लॉक-इन है तो क्वालिफाई कर जाता है फॉर दी टैक्स सेविंग जो इस क्या कहते हैं कैटेगरी का जो पोर्टफोलियो है वो जनरली मल्टी कैप टाइप का होता है तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव ड्यूल है पहला मुझे टैक्स सेविंग चाहिए दूसरा मैं एक मल्टी कैप टाइप के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो ईएलएस इज अ वेरी गुड कैटेगरी टू बी इन आप ईएलएसएस फंड को इन दो एस्पेक्ट के बेसिस पे चूज करते हैं पहला टैक्स सेविंग चाहिए अब मान लीजिए आपको टैक्स सेविंग नहीं चाहिए आपका टैक्स सेविंग ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ है तो आप फिर लॉक इन वाले फंड में नहीं जाएंगे आप नॉन लॉक इन वाले मे बी मल्टी कैप या लार्ज कैप टाइप की कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे रादर देन इनटू एन ईएलएसएस फंड सो अगर ऑब्जेक्टिव पहला टैक्स सेविंग है दूसरा मल्टी कैप टाइप का पोर्टफोलियो चाहिए तो आप ईएलएसएस फंड को चूज करते हैं And this tax saving is under ATC, वही उसी के अंडर अंदर है? उसी के अंदर आता है एटीसी के अंदर Okay, fine. You gotta focus on your